आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट सबसे पहले। तो मैथ्स में आपको 22 क्वेश्चंस करने हैं, मिनिमम 22 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको 150 मार्क्स से ऊपर चाहिए ना, 22 करने हैं। और ये 22 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 22 लाना बहुत आसान है। 25 में से 25 लाना थोड़ा हार्ड है, लेकिन 22 लाना बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो मैंने आपको सिलेबस में बताया था, मैं उन्हीं को एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, ट्रेन, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, सर्कल, ट्रायंगल, जिसमें सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल लगभग रिलेटेड है, और एवरेज, और कंपाउंड इंटरेस्ट हटा दीजिए, पाई चार्ट। इतना पढ़ना है, आपके 22 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। और बिलीव करिए, आप फुल मेहनत करोगे, 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगने, ज़्यादा टाइम नहीं लगना मैथ्स को पढ़ने में। 5 दिन में आप सिलेबस मैथ्स का ख़त्म कर दोगे। 3 दिन का लगभग सिलेबस है रीजनिंग का, और आपका दोबारा 5 दिन के आसपास इंग्लिश में लगेगा अगर आपको नहीं आता है अच्छे से तो। और आपका लगभग 7 दिन के आसपास आप जीके का ले लो, क्योंकि जीके थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, तो 7 दिन के आसपास आप जीके का ले लो। ये 19-20 दिन का हिसाब है टोटल। 19-20 दिन में आपका सिलेबस खत्म होने वाला है। तो जो आगे आने वाला ये पूरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको 19 से 20 दिन के अंदर सिलेबस खत्म करने का आपको तरीका बता दूंगा। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो एग्जाम्स का, तो आप 19 से 20 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हो। जीरो हो तब तो जीरो हो, आप फिर 20 दिन में नहीं होने वाला, 1.5 महीना तो चाहिए। तो आपको कुल मिला के 5 दिन मैथ्स में देने होंगे, और आपका ये 3 दिन के आसपास रीजनिंग में, मैं आपको बताने वाला हूँ जिस तरीके से, उस हिसाब से पढ़ना है। 3 दिन के आसपास रीजनिंग में, इंग्लिश में आपको लगभग 4 से 5 दिन देने होंगे अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है तो, और लगभग 7 दिन देने पड़ेंगे रीजनिंग के। तो आपका कुल मिला के 19-20 दिन का हिसाब बैठ रहा है। इसमें आप सिलेबस ही ख़त्म कर सकते हो बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स, 140-50 मार्क्स लाकर। तो अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स नहीं हार्ड है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जो मैंने बोले हैं उन टॉपिक्स में से ही उठाता हूँ। एवरेज का एक क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि 2016 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30। ठीक है, एवरेज जो 100 आइटम्स का है वो है 30। इफ़ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम्स वेर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 11, देन द करेक्ट एवरेज इज। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, अभी सॉल्व करके बताऊंगा, देखना कितना आसान है। क्वेश्चन में 100 आइटम्स है जिसका एवरेज है 30, तो टोटल आइटम कितना होगा 30 × 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना 3000। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, गलती क्या हुई है, गलती हुई है कि 32 एंड 12 को 23 एंड 11 लिखा हुआ है। तो जो गलती हुई है उनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 32 एंड जो 12 है वो आपस में चेंज होने थे 23 और 11 से। तो 32 एंड 12 आ गए 23 एंड 11 के प्लेस पे। तो 32 + 12 कितना होता है 44, 23 + 11 कितना होता है 34। तो टोटल 10 आपने ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया, 10 माइनस कर दो, टोटल निकाल लिया हमने। 30 × 100 3000 माइनस 10 कितना आया 2990। अब एवरेज दोबारा निकालें, कितना टोटल आइटम थे 100 आइटम तो चेंज नहीं हुए, 2 आइटम रिप्लेस हुए, उसकी वैल्यूज चेंज हुई, वो माइनस नहीं हुए। तो 2990 डिवाइडेड बाई 100 कितना हुआ 29.9। ऑप्शन कौन सा कोई है 29.9, ऑप्शन थर्ड। करेक्ट आंसर इज 29.9। हार्डली 15 से 20 सेकेंड्स लिया यार ये। इस तरीके से पढ़ोगे 80-85 क्वेश्चन आप करके आओगे बहुत आसानी से। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है और इजी वे में पढ़ना है ज़्यादा। जो आप लोग आपको बोलते हैं ना कि बहुत हार्ड है एग्ज़ाम, उन लोगों से आप दूर हो जाओ। बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 500 बार फेल हो चुके हो, आपने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आप ग्रेजुएशन में फालतू आदमी थे, 12th में 50 बार फेल हुए, आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया फिर भी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, मेरी गारंटी है। तो एक क्वेश्चन और देखता हूँ, 65 क्वेश्चन है 2016 का। इस क्वेश्चन को देख के हंसी आ रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। ए बॉक्स वेट्स 8.5 kg व्हेन फुल ऑफ सैंड एंड वेट्स 5.5 kg व्हेन इट इज़ हाफ विथ सैंड, वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इज। ये क्वेश्चन है भाई, नेशनल लेवल एग्जाम का क्वेश्चन है। सॉल्व करके बताता हूँ, देखना कितना आसान है। 8.5 kg है, ठीक है, 8.5 kg बॉक्स और सैंड जब फुल है तब 8.5 kg है, और 5 अब इस क्वेश्चन को ऐसे लेके चलो जैसे आप दुकानदार के पास जा रहे हो और दुकानदार से चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो। 8.5 किलो का डब्बा है जिसमें तेल भरा हुआ है, ठीक है, ये तेल भरा हुआ है या सैंड भरा हुआ है, 8.5 किलो का डब्बा है। उस डब्बे को जैसे आधा तेल खाली कर दिया आपने, वो
टोटल 5.5 किलो बचा डब्बे के साथ। इसका मतलब जो आधा तेल निकाला, जो वज़न गायब हुआ वो आधा तेल का वज़न हुआ, ठीक है। तो 8.5 में से 5.5 हटाओगे कितना बचा, 3 kg। तो 3 किलो जो है वो आधे तेल का या फिर आधे सैंड का वेट हुआ, 3 kg। तो फुल सैंड का कितना होगा, 6 kg। सैंड और डब्बे दोनों का वेट मिलाकर के कितना है, 8.5। 8.5 माइनस 6, 2.5 किलो आंसर। कोई है ऑप्शन, 2.5 किलो करेक्ट आंसर है। कितना आसान था देखिए आप। मैं बताता हूँ आपको, किसी की बात मत सुने, एग्ज़ाम आसान है, आप पास हो सकते हैं। आपको नहीं यकीन मेरी बात पे, चलिए पाई चार्ट करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वो तो हार्ड होगा, चलिए करते हैं। पाई चार्ट में मैं आपको क्वेश्चन कराने चाहता हूँ फर्स्ट और लास्ट। इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा बैठ के सॉल्व कराऊँ, पूरा सॉल्व कराएंगे सेपरेट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। तो मैं फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, उसका आपको रीज़न बताऊंगा। उस रीज़न को जानने के बाद आप भी पाई चार्ट सॉल्व करोगे थोड़े से फास्ट। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। और सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 100 टोटल नहीं है, यानी जब भी परसेंटेज निकलेगा तो टोटल डिवाइडेड बाई 100 नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 360 होगा। इस चीज़ को दिमाग में डाल लें, पाई चार्ट में ये चीज़ डिफरेंस है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 360 हम करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट % ऑफ इनकम डज मिस्टर राव स्पेंड ऑन क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है, कितनी कितनी वैल्यू है मिस्टर राव की। क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। क्लोथिंग है 18%, ट्रांसपोर्ट है 14% और एंटरटेनमेंट है 13%। टोटल हो गया 45%। परसेंटेज मतलब यहाँ पे डिग्री है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना जब मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 45 डिग्री यानी 45/360, 45/100 नहीं, परसेंटेज तो अब निकालना है, समझ में आया आपको। तो 45/360 का हमको परसेंटेज निकालना है, यानी 360 उसकी टोटल है इनकम, उसमें से 45%, 45 डिग्री जो है 360 डिग्री में से वो कितना परसेंट हुआ, कितना आता है 45/360 मल्टीप्लाइड बाई 100। आंसर क्या आएगा 25/2, यानी 12 होल 1/2 आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे अब आकर के देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरी साइड से डाउनलोड कर लेना, तभी सब चीज़ समझ में आएंगी। ऐसे फालतू बैठ करके कि हवे में समझ में नहीं आने वाली चीज़ें। आप लोग बहुत जल्दी कर रहे थे तो मैं इसलिए बहुत अच्छे से डिज़ाइन नहीं हुई साइड, लेकिन जैसी भी डिज़ाइन हुई है आपके काम की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम पाई चार्ट बना हुआ है। अब यहाँ पूछा क्या है कि द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एक्सीड्स द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड क्लोथिंग बाई कितना परसेंटेज निकालना है। बहुत आसान है, करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले निकालना है स्पेंड ऑन फूड। फूड पे कितना दिख रहा है, अब 90 डिग्री दिख रहा होगा, ठीक है। 90/360 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है बाई, ठीक है ना, परसेंटेज पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस यहाँ पर जो पूछा है एक साथ कौन कौन सी चीज़ें, एजुकेशन एंड क्लोथिंग। तो एजुकेशन और क्लोथिंग को आप प्लस करोगे जो कि है 18 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो और ये हो जाएगी आपकी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो हमने परसेंटेज निकाल लिया, इसको आपस में कर। अब देखो मैं फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्यों साथ में करा रहा था। जब भी आप पाई चार्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको आइडिया मिल रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने यही सॉल्व किया था, 45/360 मल्टीप्लाइड बाई 100, जो कि हमारा आया था 25/2। तो अब हमको इस कैलकुलेशन में उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम नीचे सीधा लिख सकते हैं 25/2। समझ में आया आपको। तो जब भी आप पाई चार्ट सॉल्व करो आप उस चीज़ को समझो। और पाई चार्ट है या बार ग्राफ, किसी भी टाइप क्वेश्चन में ये चीज़ होती ही होती है। तो आपका ये कोई बहुत टिपिकल समझने वाली बात नहीं है। तो जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आप उसको याद रखो कि आपने ये चीज़ यहाँ सॉल्व की है, ताकि जब आप सॉल्व करोगे अगले क्वेश्चन में तो आप उस वैल्यू को वहाँ पुट करके अपने टाइम बचा सकते हो। तो अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके। तो इसको तो सीधा हम लिख देंगे 25/2 माइनस दूसरे साइड में क्या आ जाएगा 25, क्योंकि 90/360 आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर यहाँ पे आएगा 25 माइनस 25/2 कितना होता है, वापस 25/2 ही होता है। तो ये वापस सेम आंसर हो गया लास्ट जैसे 12 होल 1/2, जो कि आंसर करेक्ट है। को समझ में आया। कितना हार्ड था यार, ये बहुत आसान है। आप मैथ्स पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। जो टॉपिक्स मैंने बोले उस टॉपिक्स को पढ़ो, जैसे ये आसान है वैसे वो भी आसान है, सब आसान है, कोई हार्ड नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आता है आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स, लगभग 2-3 क्वेश्चन, स्पेलिंग के 1-2 क्वेश्चन, एरर के 3-4 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के 3-4 क्वेश्चन, फ्रेजेस आइटम्स वगैरह के 3-4 क्वेश्चन, सेंटेंस सब्स्टिट्यूट करने का एक आता है क्वेश्चन, वो भी 3-4 आता है। और ये इंपोर्ट करते हैं जो पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और पैसेज भी आता है 5 से 6 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको।
अब देखिए जिसको इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो आती है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ कि आप कैसे इंग्लिश ज़ीरो से हीरो बन जाओ। ठीक है, हीरो मतलब कि आप 25 में से 20 क्वेश्चन 25 में से 20-21 क्वेश्चन तो आप कर लो। समझ में आ रहा है? इतनी कोई बड़ी टास्क नहीं है 20-21 क्वेश्चन करना, सीजीएल का कर लोगे आप। मैं बताऊंगा आपको टेक्निक, और इस पे वीडियो बनाने का अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी तभी बनाऊंगा, वरना कोई अगर डिमांड नहीं करेगा तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कमेंट में लिखिए अगर आपको इसके ऊपर वीडियो बनवाने हैं तो जिसको आता है उसको तो आता है, उसको मैं कुछ नहीं बताऊँगा फिर भी वो एग्ज़ाम में कर ही लेगा। जिसे इंग्लिश आती है, बस इंग्लिश आती है, वो कर लेगा। समझ में आया आपको? लेकिन जिसे नहीं आती है और जिसको नहीं आती है उसका अगर ज़ीरो है तब तो वो अलग मैटर हो गया। लेकिन जिसको ऐसा है कि आती भी है नहीं भी आती है, मिक्स है, तो उसके लिए मैं अभी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। उसको क्या करना है कि सबसे पहले अपना डर मिटाना है। एंटोनिम सिनोनिम से नहीं आता होगा, आपको नहीं आता है तो मत पढ़ो। एरर नहीं आता है मत पढ़ो। स्पेलिंग मिस्टेक में गलती हो जाती है वहाँ पे मत पढ़ो। 3 टॉपिक हटा दिए, फिर भी आपका पता है कितना मार्क्स बचा? 19 क्वेश्चन अभी आपके बच गए, सिर्फ 6 क्वेश्चन हटे। 19 क्वेश्चन को पकड़ लो आप। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में क्या करना है? पैसेज सॉल्व करना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को अटैम्प्ट करो सबसे पहले और पैसेज सॉल्व करो। 5 नंबर आपके हैं, 5 क्वेश्चंस आपके हैं, 10 नंबर का होगा। पैसेज सॉल्व करो, फिल इन दी ब्लैंक्स पढ़ो। फ्रेजेस जो मैं आपको इंग्लिश के बुक्स रिकमेंड किया हूँ उनके अंदर बहुत सारे फ्रेजेस की लिस्ट है, उसी फ्रेजेस को एग्ज़ाम में आते हैं। गूगल कर लो, मैं भी अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा अलग अलग फ्रेजेस की लिस्ट। बहुत आसान है निकालना। तो आप फ्रेजेस की लिस्ट से अगर आप पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली आपको फ्रेजेस का मतलब पता चल गया, एग्जाम में आएगा तो सॉल्व कर लोगे। ये कोई ह्यूज मटेरियल नहीं है इसके अंदर, बहुत ही नॉर्मल मटेरियल है। 100-150 होंगे फ्रेजेस जो आपको पढ़ने हैं, उसी में से आएंगे। तो जो सेंटेंस सब्स्टिट्यूट का एक है वो बहुत आसान है। सेंटेंस को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे सेंटेंस से, मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शंस में से इस सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करना होगा। सेंटेंस सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा आसान है वर्ड सब्स्टिट्यूट करने से। और पार्ट ऑफ सेंटेंस जैसे कि आपको एक लंबा सेंटेंस दे देगा और अंडरलाइन कर देगा, उसको इंपोर्ट करना होगा। आसान है यार। और फिल इन द ब्लैंक तो जान है। फिल इन द ब्लैंक को तो ब्लैंक दे रखा है आपको, नीचे ऑप्शंस है, इंट्यूशन से आप कर दोगे। अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश आती है तो, नहीं भी आपको पता चल रहा होगा लॉजिक क्या है तो आप इंट्यूशन से क्या ये अच्छा लग रहा है कर दोगे, 3 में से 2 तो करेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में इस तरीके से पढ़ने वाले हो तो फिर आपको बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप चीज़ें समझ रहे हो? आपको कैसे चीज़ें करनी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग करनी है, एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होगी, तभी आप इन एग्ज़ाम्स को टैकल कर पाओगे। कि हर एक आदमी की अलग अलग होती है, मैं सबके लिए नहीं जनरलाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा 0 से अच्छे खासे मार्क्स तक लाने के लिए। वो एक सेपरेट वीडियो होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है वो वीडियो। तो वो वीडियो फ्यूचर में आएगा। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन अपने आप ही मिल जाएगी। बेल आइकन में दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है आपको मोबाइल पे। तो जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो एक तरीका और आजमा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। सिर्फ इंग्लिश पे फोकस्ड होके मॉक टेस्ट दें, और 1-2 नहीं, लगभग समझ लीजिए कि 7-8 मॉक टेस्ट दें। और उसके अंदर आप क्या करें कि मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। उसमें ये मत सोचिए कि मुझे कितने मार्क्स ला रहे हैं, टाइमिंग मैनेजमेंट, वो सब ना करें। ट्राई करें कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दो। समझ में आया आपको? और आप ऑनलाइन ना दे करके ऑफलाइन दो, ताकि आपको वो टाइम का प्रॉब्लम ना हो। और आप उसके अंदर तुक्का मारो, और इसके अंदर तुक्का ऐसे तुक्का नहीं मारना, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। जिसको थोड़ी बहुत आती है उसके लिए अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके, और आपको एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का जो आप पेपर दे रहे होगे उसको लिखना है, उसके आंसर देने हैं। और आपको ये 3 से 4 बार करने हैं, 3-4 मॉक टेस्ट देने हैं, 25-25 क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 देना, आधे 1 घंटे का खेल है। तो आप उसको जब आपको दोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपका इंट्यूशंस कितना काम करते हैं। क्योंकि आपको नॉलेज पहले से थोड़ी बहुत है तो आपके इंट्यूशन का लेवल आपको पता चलेगा। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है ना कि बहुत बार इंट्यूशन पे जाना होता है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। अगर नॉलेज, या तो पढ़ के नॉलेज क्रिएट करो, अगर नहीं है तो थोड़े से इंट्यूशन के ऊपर जाओ। और अगर 3-4 मॉक टेस्ट देने के बाद आपके इंट्यूशन काम कर रही है किसी एक टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप एग्ज़ाम में भी उस क्वेश्चन को अपने इंट्यूशन सॉल्व जब करोगे तो वो करेक्ट ही होगा। इसके 90% चांसेस होंगे कि वो करेक्ट होगा। तो मॉक टेस्ट आप दे करके भी अपना सर पे, दिमाग में चीज़ों को बैठा सकते हो। इंग्लिश में एक्चुअली क्या है ना कि एक पैटर्न तो है। सीजीएल के अंदर भी जैसे एरर पूछता है या मीनिंग पूछता है, तो ये वही चीज़ पूछता है जो करंटली चल रही होती है। जैसे मीनिंग पूछता है या फिर जो पैराग्राफ आते हैं वो करंटली टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं। तो जैसे आपको कोई सेंटेंस देता है और उसके ग्रामेटिकल एरर निकालने को बोलते हैं, ग्रामेटिकली एरर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये एक पैटर्न पे फॉलो करते हैं। समझ में आया आपको? पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा कि इसका पैटर्न क्या है? वो है प्रैक्टिस से।
जैसे आप 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे CGL के, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। जैसे नाउन्स के ऊपर बहुत फोकस्ड है, कुछ क्वेश्चन नाउन के ऊपर आते ही आते हैं, ऐसे आपको चीज़ें पता चलेंगी। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको इन चीज़ों का आइडिया मिलने लगेगा और अब आप सेल्फ इम्प्रूव करोगे इंग्लिश को लेकर के। मैं आपको वो चीज़ें समझाता हूँ जो आपको कोई कोचिंग सेंटर नहीं समझाने वाला, आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के बाद आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए, खुद एनालाइज करके खुद से आप पास हो सकते हो। आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो बातें मैं समझा रहा हूँ अगर आप उनको समझ जाते हो तो इंग्लिश को आपको ऐसे सेल्फ इम्प्रूव करके समझना है, और बेस्ट तरीका तो पढ़ना है ही। तो इंग्लिश का इसी तरीके से आपको करना है, प्रैक्टिस कर करके आपको पैटर्न ढूंढना है और आपको उसको समझ के करना है, ठीक है। तो अब जो सबसे खतरनाक टॉपिक है CGL का GK, उसके बारे में हम देखते हैं। ये भी 25 मार्क्स का, ये 25 क्वेश्चन इसके अंदर भी आते हैं, 50 मार्क्स का ये भी टॉपिक है। तो ये भी सेम इंपॉर्टेंस रखता है बाकी सब्जेक्ट से, लेकिन ये सबसे हार्ड है। मेरे को तो पर्सनली सबसे हार्ड लगता है। किसी किसी की GK बहुत स्ट्रांग होती है तो उसको बहुत आसान भी लग सकता है, लेकिन पर्सनली मुझको हार्ड लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सिलेबस बताता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या पूछता है। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछता है, ज्योग्राफी में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का पूछता है ये। और इकोनॉमिक्स में भी सेम 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी यानी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये वो हैं 2 से 3 क्वेश्चन, बायोलॉजी 1 से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 1 से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड स्पेस साइंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो भी 1 से 2 क्वेश्चन। कंप्यूटर के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर की तो मैं खैर आपको एक बुक आपको प्रोवाइड करूँगा फ्री में, PDF उसकी प्रोवाइड करूँगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को अपडेट करने में लेट लग जाए वेबसाइट पे, तो आप लोग गुस्सा मत हो, आप 2-3 बार जाके विजिट करो, आपको 3-4 दिन में तो ज़रूर मिल जाएगा इन सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ। और उसके बाद है आपका डिजीज़ एंड पोल्यूशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं देखता हूँ हर साल आता है, इसलिए मैंने इसको सिलेबस में इंक्लूड किया। डिजीज़ एंड पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग टाइप की जो टॉपिक्स होते हैं जिससे लोगों को इफेक्ट होता है, इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते ही आते हैं। और न्यूट्रिशन के ऊपर कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन आता है, कंफर्म है। और आपके करंट अफेयर्स से जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स हैं उससे 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। और आपके स्पोर्ट्स, पीपल्स और मतलब कि कौन सा आदमी फेमस चल रहा है, बुक्स जो कौन आप देखते होंगे राइटर्स के नाम वगैरह पूछते हैं, जो करंटली बुक्स चल रहे हैं, फेमस चल रहे हैं, उनके ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं। और डेट्स जो कि जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे कब है, योगा डे कब है, इस टाइप के डेट्स पूछते हैं। और आपके गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये दोनों मिला करके लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम्स मतलब जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटेस्ट स्टार्ट किया है। और क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन क्रॉप्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखता हूँ मैं कि हर साल 1-2 साल वैसे मिस भी हुए हैं, लेकिन लगभग हर साल क्रॉप्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर इसको ध्यान से समझोगे तो जो भी क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चंस है, ये डेट्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स वाले जो क्वेश्चंस है, सब कुछ एक्चुअली करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। करंट अफेयर्स 3 से 4 क्वेश्चन तो थे ही, लेकिन इन सबको मिला करके आप देखोगे तो लगभग 8 से 9 मार्क्स करंट अफेयर्स से आप उठा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में यही बताता हूँ कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए। तो आप जनरल नॉलेज का जब आप सेक्शन अटेम्प्ट करते हो तो उसके अंदर 90% लोगों को ये पता नहीं चलता क्वेश्चन पेपर में देखिए कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। कुछ अजीब से क्वेश्चन पूछ लेगा ये डेट, ये XYZ बुक किसने लिखी, अरे तो इतनी सारी बुक लिखी हुई है, उसमें से कितनी बुक आप पढ़ लोगे। सबके दिमाग में क्वेश्चंस आते होंगे, कुछ अलग ही पूछ लेगा, कोई एक रॉक के बारे में पूछ लेगा, कोई एक अलग से ही कोई एक नई चीज़ उठा के पूछ लेगा, और आपको लगेगा कि यार कैसे इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिले, कहाँ से इन चीज़ों की नॉलेज मिले। तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। ये सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं। पिछले 6 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में जो भी घटनाएं हुई होती हैं, जो भी चीज़ें करंट चल रही होती हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। तो इस चीज़ को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जो कि 8 से 9 नंबर का जनरल अवेयरनेस तो इसके अंदर आता ही है। 8 से 9 नंबर। और जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना रिकमेंड भी करूँगा, बिकॉज इसको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है, ये फ़न टॉपिक है। तो अगर आपने टाइम बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो एक अच्छा चीज़ है कि न्यूज़पेपर की अगर आदत लगी हुई है आपको तो बहुत अच्छा है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, स्पेशली एडिटोरियल अगर आपने पिछले 6 महीने का पढ़ रखा है ना, इतना आसान हो जाएगा ना आपके लिए एग्ज़ाम। आपकी सोच डेवलप होती है एडिटोरियल को पढ़ने से। किस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़े तो हिंदू का पढ़े, हिंदू बेस्ट है। लेकिन कुछ नहीं पढ़ने से तो अच्छा तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ दो, दैनिक जागरण का किसी का भी पढ़ दो, कुछ नहीं पढ़ने से तो कुछ भी अच्छा है। तो जो जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है वो शॉर्ट में कैसे प्रिपेयर किया जाए। शॉर्ट में प्रिपेयर करने के लिए उसका जो सबसे अच्छी बुक्स में से एक है वो है PD प्रतियोगिता दर्पण। ये आपके आसपास के किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा।
पूरे इंडिया में कहीं पर भी मिलता है। आप इसके अंदर क्या करें कि 6 मंथ्स का इसका स्पेशल एडिशन निकलते हैं जीके के। तो हो सकता है अभी आप दुकान में जाओ तो ना मिले, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आए। अब उस एडिशन का वेट करो। वो लगभग 200 पेजेस के अंदर, जिसमें से बहुत एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं, फालतू के होते हैं, और इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें से 100 पेज आपके काम का होगा। और उस 100 पेज में से आपको इसमें से जो 9 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, 7 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा उसके अंदर से। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ो। इस टाइप की और भी बहुत सारी बुक्स हैं, कहीं कहीं से आपको कोई आदमी रिकमेंड करता है, आप उनकी बात समझ के वो भी बुक कर सकते हो। मैं पीडी करता हूँ क्योंकि वो इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल है। एक विजर्ड की आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। 6 मंथ्स वाली जो आप आती है जनरल अवेयरनेस की, जीके मत उठाइएगा जिसमें हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी वगैरह दी हो, वो अलग चीज़ है। जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसमें करंट टॉपिक्स की डिस्कशन हुई होती है। तो आपके जितने भी डेट्स आते हैं ना, ये भी आपको पीडी में मिल जाएंगे। मैं भी आपको इस डेट्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा। जो भी स्पेशल डेट्स हैं, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, उनकी लिस्ट मैं भी अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा। इन सब चीज़ों को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 8 से 9 क्वेश्चन जो होंगे अब आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अब जो कुछ टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाले, यानी जिसको पॉलिटी बोलते हैं, ये 3 टॉपिक्स ऐसी है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपको। और ये 3 टॉपिक का अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं इन टॉपिक्स को आपको लगभग 20 मिनट से आधे घंटे के टॉपिक्स है, बहुत बड़े भी नहीं है। आधे घंटे के अंदर तो मैं आपको सारा, जैसे कि पॉलिटी चैप्टर है, पूरा का पूरा पढ़ा सकता हूँ, जो आपके सीजीएल में डायरेक्ट उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ किस किस टाइप के आते हैं। तो अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा। ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं पॉलिटी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, इन तीनों के ऊपर वीडियोस बना दूंगा। अलग अलग से आधे आधे घंटे के वीडियोस होंगे, जिसमें मैं हर चीज़ की डिटेल में डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी आपने देखा 8-9 क्वेश्चन अवेयरनेस के थे, उसमें से आपने 7 के आसपास कवर कर लिए, और इन सब में एक एक दिन लगेगा कवर करने में, अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसा मतलब कि थोड़ा सी बैकवर्ड नॉलेज चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 0 और 20 दिन में ऐसे नहीं निकलने वाला। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ऐसे नहीं कि 0 नॉलेज है, एसएससी का नाम भी नहीं पता और आ गए मुँह उठा करके, तो 20 दिन में नहीं निकलने वाला। 1.5 महीना चाहिए, 1-1.5 महीने में निकल सकता है एग्ज़ाम। और मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है साइंस के क्वेश्चंस में, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के आते हैं, ठीक है। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि ये कहाँ से आ गया, कहाँ से, मतलब कि कैसे इसकी तैयारी की जाए। तो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से तीनों में से कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप तीनों टॉपिक को छोड़ दो। लेकिन किस टॉपिक को आपको पकड़ना है, आपको जैसे न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आते होंगे तो आपको लगता होगा या केमिस्ट्री या फिजिक्स का क्वेश्चन है या बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मैं कैसे जानता हूँ, या फिर मुझे उसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और सिर्फ आप न्यूट्रिशन के टॉपिक पढ़ो, और वो टॉपिक पढ़ना आसान है। आप आर्ट्स फील्ड के हो तभी भी आप पढ़ सकते हो, तभी भी आपको समझ में आएगा। उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होते। न्यूट्रिशन का टॉपिक आप पढ़ोगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। जैसे आप न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ोगे, अगला टॉपिक आएगा डिजीज़ का। डिजीज़ और पोल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक होता है, उसके ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। आप इनको पढ़ो, आपको लगता होगा कि साइंस की टॉपिक है, जबकि साइंस का टॉपिक टोटल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 7, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 7 तो नहीं आ सकता, 6 के आसपास ही आएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही है हर टॉपिक से पूछना है। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ों के पैटर्न्स हैं, चीज़ें आसान हैं। ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करो रॉक्स के ऊपर, सॉइल्स के ऊपर, वेव्स के ऊपर, जो विंड वेव्स होते हैं, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री के अंदर जो एकदम एक्सट्रीमली जो अशोका के टाइम के जो हिस्ट्री थी, उसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। या फिर सीधा उसके बाद इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर जो इंडिपेंडेंस का जो आपका टोटल टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है, यानी जो कि गांधी जी के बाद का जितना भी है, जितना भी स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए हुआ था, वो एरिया से क्वेश्चन आता है काफ़ी हद तक। और एक एरिया जो सबसे लास्ट का, जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी सभ्यता की, अशोका के पीरियड का, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को पढ़ो पहले, बाद में बीच का टॉपिक आप पढ़ो। इकोनॉमिक्स मैं सोच रहा हूँ इकोनॉमिक्स का अगर मैं मटेरियल बना पाता हूँ तो बना दूंगा। और जिसके पास इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन है तो दीपा श्री की एक बुक आती है इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हो। जितने भी एग्जामिनेशन इंडिया में होते हैं सब उसके अंदर से ही आते हैं। और अगर आपके आसपास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट है तो आप उससे उसकी सीपीटी की जो बुक आती है इकोनॉमिक्स की, वो मांग लो।
जो उनकी इंस्टीट्यूट से ही मिलती है। तो वो बुक सबसे बेस्ट बुक है इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए। उसके अंदर सारे चीज़ों की अच्छे से इन डेप्थ डिटेल दी हुई। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा मटेरियल, अपने जो मैं वेबसाइट की ई बुक की लिस्ट है उसके अंदर इकोनॉमिक्स के मटेरियल डालने की कोशिश करूँगा। एक और टॉपिक है जिसको या तो किसी लोगों को बिल्कुल ही नहीं आता या किसी को बहुत अच्छा आता है, वो कंप्यूटर्स। और मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, कंप्यूटर में आपको पढ़ाऊँगा, एक लेक्चर में आपका लूँगा कंप्यूटर के ऊपर ही, वो मैं खुद से ले लूँगा क्योंकि काफ़ी उसके ऊपर डाउट्स आ रहे थे। और मैं आपको फ्री ई बुक भी देने वाला हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें से 2 ई बुक होंगे, एक छोटा सिलेबस होगा, एक बड़ा सिलेबस होगा। दोनों में से आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। लगभग 50-60 पेजेस के होंगे। वो भी मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, कुछ दिनों में वो भी हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि तुरंत वीडियो डालते ही मैं डाल दूंगा, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जीके भी कोई बहुत हार्ड नहीं है। अगर आपके पास 30-40 दिन है तो आप बहुत कंफर्टेबली प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर 20 दिन है तो इसके अंदर भी आप कर सकते हो। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की ज़रूरत होती है। 20 दिन में जीरो से आप स्टार्ट करके नहीं पास हो सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ टिप्स होंगे जो आपके एग्जामिनेशन हॉल के होंगे, तो कुछ टिप्स होंगे जो पहले के होंगे। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि आपको जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिए होंगे अगर, तो आपको पता होगा कि एक ऑप्शन होता है मार्क्ड एन आंसर। मतलब जब आप क्वेश्चन के आंसर देते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा सही है कि नहीं, तो आप उसको मार्क कर सकते हो। लेकिन सिर्फ मार्क के अलावा एक मार्क एंड आंसर का ऑप्शन होता है जिसको आप मार्क तो कर सकते हो, प्लस उसका एडवांटेज ये है कि जब आपका वो टोटल टाइम खत्म हो जाएगा और आपने उस क्वेश्चन को दोबारा देख नहीं पाए, तभी भी वो आपके आंसर में काउंट होता है। अब ये मैं एक चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिस भी क्वेश्चंस में सीजीएल के लिए, ये सिर्फ सीजीएल के लिए काम करेगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको 80% की श्योरिटी होती है कि 80% ये करेक्ट है, तो आप उसको मार्क एंड आंसर करो। ताकि सीजीएल में ये होगा कि आपके पास हो सकता है लास्ट में टाइम ना मिले उसको रिव्यू करने का और आप 50 या 40 क्वेश्चन में ही रह जाओ। तो इसलिए मार्क एंड रिव्यू करोगे उसको तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये, क्योंकि अब आपको लगेगा कि आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन मार्क एंड रिव्यू को मिला करके वो 65 या 70 तक पहुँच सकते हैं। ठीक है। और अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे तो बाद में आपके पास ऑब्वियसली टाइम, जब आपने देख लिया कि 70 से ऊपर आपने अटैम्प्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली आप उस क्वेश्चन को रिमूव कर सकते जिसको आपने मार्क एंड रिव्यू कर रखा है। तो सेकंड टिप ये है कि जो सीजीएल का एग्जाम है और इस एग्जाम की जो सबसे बुरी बात यह है कि इसका कट ऑफ हाई जाता है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हो तो अपने क्वेश्चन को ट्राई करो कि रिपीट ना करो। मतलब एक क्वेश्चन को आपने जब पढ़ा तो उस वक्त आपको उसी वक्त फाइनली उसका आंसर करना। ये नहीं सोचना कि अब मैं आधे घंटे बाद करूंगा इसका आंसर, इसको करने के बाद करूंगा आंसर, लास्ट में करूंगा आंसर। कभी आपका वो टाइम नहीं आने वाला जब वो उसको आपको टाइम मिलेगा आंसर सॉल्व करने का। तो जब भी आपको आपने क्वेश्चन देखा 80% करेक्ट है, रिव्यू कर लोगे, 90% करेक्ट है, 100% करेक्ट है, आप उसी वक्त टिक मारो, बाद के लिए उसको बिल्कुल ही मत रखो। अब तीसरा टिप है एसएससी सीजीएल, जो कि एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें टाइम ज़्यादा मिलता है और ये एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर टॉपिक फोकस नहीं है। जैसे स्टेट बैंक पीओ में मैंने आपको बताया था कि आप इतना जानते हो उसको बार बार पढ़ो, लेकिन सीजीएल में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो। जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस होंगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बिकॉज हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। तो इसलिए एसएससी सीजीएल में आप जितना ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और अगला टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ये एग्जामिनेशन हॉल का टिप है। इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो उसके अंदर आप स्टक मत हो जाओ कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। अपनी ईगो पे मत ले लो चीज़ों को। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ईगो साइड में रखना है और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप पास होने वहाँ पे गए हो और आपको कोई लग रहा हो कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, लास्ट के लिए रखो। लेकिन ज़्यादा 90% चांस है कि लास्ट में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो, और कुछ नहीं पढ़ रखा होगा तो टाइम ही टाइम होगा। और अगला टिप ये है कि जो आपको सेक्शंस अच्छे से आते हैं उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो। और इसके अंदर कोई सेक्शनल कट ऑफ का टेंशन ही नहीं है कि आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ का इतना लाना है इतना लाना है। तो आपको जो आता है, सपोज आपको रीजनिंग अच्छे से आती है, 25 के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मार दो। इंग्लिश अच्छे से आता है, सारे क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं इंग्लिश के कर दो। तो जो आपको अच्छे से आता है वो कर दो। और हाँ, ये हो सकता है कि आपको इंग्लिश का कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, मैथ्स का कोई बहुत अच्छे से आता है, रीजनिंग का बहुत अच्छे से आता है। तो जो टॉपिक के जो चीज़ें आपको अच्छे से आते हैं उनको आप पहले कर दो। बाद के लिए मत छोड़ो कि बाद में करूँगा, ये बाद में करूँगा, वो बाद का समय कभी नहीं आता। और मैं आपको कहूँगा स्टडी टिल एंड टाइम। लास्ट के 1 सेकंड भी आपको चांस मिलेंगे, आप तब भी पढ़ो। 1 सेकंड भी आपको नहीं छोड़ना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जामिनेशन देने गया था जिसमें मुझे नीति आयोग के कुछ बच्चे डिस्कशन कर रहे थे और मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था, मैं पढ़ के ही नहीं गया था। मैंने तुरंत गूगल किया, नीति आयोग के बारे में पढ़ा, उसके चेयरपर्सन के बारे में पढ़ा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है। तो ये
कब आपका लक काम कर जाए, कब क्या चीज़ काम कर जाए, इसलिए आप एंड टाइम तक पढ़ो। और नेक्स्ट टिप ये है कि जिस क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन में उठाओ उसको आप ट्राई करो कि एक बार में ही सॉल्व कर दूँ, ठीक है। और सॉल्व करने के साथ साथ उसको ये देखना है कि क्या उसके और किसी पार्ट से या और किसी जगह से रिलेशन तो नहीं बनते। जैसे कई बार रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आपके, या फिर मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जीके में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर वहाँ होता है या इंग्लिश में होता है, आपको कई बार नहीं पता चलता। जैसे एग्जांपल, इंग्लिश में एक क्वेश्चन आया था वर्ड मीनिंग के लिए, एक वर्ड पूछ रहे थे, तो वो सेम वर्ड का जीके के अंदर भी मेंशन था और जीके के अंदर नीचे हिंदी में उस वर्ड का आंसर लिखा हुआ था। तो जिस लोगों ने ध्यान दिया तो वो अपना उसका हिंदी देख करके ट्रांसलेशन वहाँ पे टिक मार दिया, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो नहीं मार पाए। तो इस हिसाब से आपको दिमाग वहाँ पे अच्छे से समझना है चीज़ों को, और अच्छे से पैटर्न आपस में भी चेक करते रहना है, दिमाग वहाँ पे खोल के रखना है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, वो है मेडिटेट करना। एग्ज़ाम जब स्टार्ट होने वाला हो सिर्फ 10 मिनट पहले आप 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर ले। मेडिटेट में क्या करना है, आपको सीधा बैठना है, आंखें बंद करनी है, कुछ नहीं सोचना, और बस अच्छी लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है। जितनी आप लंबी ले सकते हैं उतनी लंबी लेनी है, पहली 2 से 3 सांसें, उसके बाद अपनी सांस आपको नॉर्मल कर लेना है। मैं आपको लिख के देता हूँ, 5 मिनट अगर आपने कर दिया ना, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आप नींद, अगर रात में नींद नहीं मिली होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, सब खत्म हो जाएगा उस 5 मिनट के मेडिटेशन में। आप उस मेडिटेशन को ज़रूर करें एग्जामिनेशन के पहले। तो ये सारी टिप्स थी जिसको आप अपने एग्जामिनेशन में ज़रूर करें। और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग पास करोगे एग्जामिनेशन को। जो लोग बोलते हैं कि नहीं एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, नीचे कमेंट्स में करते हैं कि आपको पता नहीं है एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है, वो सब लोगों की बात आप मत सुनो। किसी की बात मत सुनो जो आपको कहता है कि आप पास नहीं हो सकते। मैं बोलता हूँ आप पास हो सकते हो, आप किसी भी लेवल पे हो, आप कितने भी बार फेल हो चुके हो, आप में वो काबिलियत है और आप डेफिनेटली पास हो सकते हो। कितने भी टाइम आपके पास बचाओ, चाहे 20 दिन बचाओ, 50 दिन बचाओ, 5 महीना बचाओ, आप पास हो सकते हो, मेरी गारंटी है आपको। आप किसी की बात मत सुनो, ठीक है। तो अपने दिमाग को फोकस रखें और ऐसे चीज़ों की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दें। कोई भी दिन हो, आज कितने भी दिन बचे हों, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और डेफिनेटली आप पास करोगे। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। और आप अपने जो डाउट्स होंगे वो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोज़ देखने हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।